ऐसे लेटी हुई थी और सब लोग आए, रोने लग गए, सब के सब मेरी नानी, मामी वगैरह वगैरह। अब मैं और मेरा भाई रोए जा रहे हैं और हम लोग अपना अलग ही लड़ रहे हैं कि हमें कुरकुरे खाने हैं, चिप्स खाने हैं। और फिर पापा की डेथ हमें जब पता चला तब हमें समझ में आया कि एक टाइम होता है जब सब गायब हो जाते हैं। 21 मिस कॉल देख के मैं बहुत चौंक गई कि इतने सारे लोगों ने मुझे क्यों मिस कॉल किया है। मैंने देखा किसी ने भी मेरे भाई को उठा के हॉस्पिटल तक नहीं लेके गए, वो मेरा भाई वहीं पड़ा हुआ था। मैं फटाफट भाग रही हूँ, कुछ लेके आ रही हूँ, कहीं जा रही हूँ और सडनली डॉक्टर ने बोला कि काश मैं उस दिन ऑफिस ही नहीं जाती। ये कहानी है एक 7 साल की बच्ची जो कि अपने छोटे से भाई के साथ एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे कोई भी उसका अपना नहीं होता। अनजान जगह, अनजान लोग, बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो दोनों बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने माँ-बाप को ढूँढ रहे हैं। क्योंकि उनको वहाँ पे कोई भी अपने मम्मी-डैडी जैसा नहीं दिख रहा है, ना अपने परिवार का कोई सदस्य दिख रहा है। तो वो दोनों जने बहुत घबरा रहे हैं कि इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे उन्हीं के जैसे और वो एक ही जगह पर क्या कर रहे हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे और अब क्या होने वाला है आगे? कितने टाइम हमें यहाँ रहना है? क्या करने वाले हैं हम? क्या करेंगे आगे? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उन बच्चों को। सो आज वो छोटी-सी बच्ची अपने ही जैसे सैकड़ों बच्चों के सुनहरे सपनों को सजा रही है। वो छोटी-सी बच्ची कोई और नहीं, मैं खुद ही हूँ। और कैसे मैंने खुद की और मेरे जैसे और सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी में रंग भरे हैं और किस तरह से उनके सपनों को एक नई दिशा दिखाई है। ये सारी कहानियाँ मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना ये सक्षम नारी बनने का सफ़र शुरू किया। मेरा नाम अनीशा है और मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन करंटली मैं अभी जयपुर में रह रही हूँ। वहाँ पे मैं एक संस्था चला रही हूँ जिसका नाम है केयर लीवर्स इन अ सर्कल फोरम। ये संस्था जो है, जो अनाथ आश्रम में जो बच्चे रहते हैं और आफ्टर 18 उनको वो आश्रम छोड़ना पड़ता है, उन बच्चों को मैं सपोर्ट करने के लिए ये संस्था चला रही हूँ। और ये संस्था हमारे ही जैसे बच्चे ही चला रहे हैं, अपने ही जैसे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ अब मैं अपनी कहानी। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहाँ पे मैं, मेरी मम्मी, मेरे डैडी और मेरे छोटे भाई के साथ मैं रहती थी। काफ़ी अच्छा परिवार था हमारा। हम लोग ना गरीब थे, ना अमीर थे, मतलब बहुत मिडल क्लास फैमिली थी। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे पापा बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा घर ऐसा था कि मुझे लगता ही नहीं था कि किसी चीज़ की कमी है यहाँ पे। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ, मुझे समझ ही नहीं आया। और 7 साल में, 6 साल की उम्र में आप कितना ही समझ पाओगे कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है। कभी क्या कहते हैं, मम्मी बीमार हो रही हैं, कभी पापा बीमार हो रहे हैं और उनकी बीमारी इस लेवल तक पहुँच गई कि हर वक़्त उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। और मुझे और मेरे भाई को कभी दादी के पास, कभी नानी के पास रहना पड़ता था, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। और हम दोनों इतने छोटे थे कि हमें कभी-कभी अपने माँ-बाप की देखभाल खुद ही करनी पड़ती थी, जो कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था। इतनी छोटी-सी थी मैं कि घर में अगर खाना भी नहीं बन रहा है, तो मैं इतनी छोटी-सी कैसे खाना बनाऊँ? तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि हर चीज़ को मैनेज करके रखना। और मेरी मम्मी जैसी बीमार हुई, तो मेरे पापा भी बहुत बिज़ी होने लग गए उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में, लेके आने में, जिसमें मेरे भाई और मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल ही स्टॉप हो गई थी। हम लोग ना पढ़ पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। कोई सपोर्ट नहीं था, ट्यूशन्स भी बंद हो गई थी क्योंकि शायद से उस समय पापा के पास पैसे खत्म होने लग गए थे। क्योंकि धीरे-धीरे मम्मी की बीमारी में खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो हमारे पास पैसे भी कम पड़ रहे थे। तो धीरे-धीरे हमें स्कूल भी छोड़ना पड़ गया था एक टाइम पे। और उसके बाद मेरा भाई और मैं अलग ही स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि हमें वो जो चीज़ें चल रही थी, वो कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है। सडनली हमें पता चलता है कि हम एक दिन उठते हैं, हमें पता चलता है कि हमारी मम्मी की डेथ हो गई। और मैं अगर आपको बताऊँ तो उस समय मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी मम्मी की डेथ हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे लेटी हुई थी और सब लोग आए, रोने लग गए, सब के सब मेरी नानी, मामी वगैरह वगैरह सब रोने लग गए थे और मुझे लगा कुछ हुआ तो है, लेकिन अब मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि हुआ क्या है वहाँ पर। फिर हम लोग को वहाँ पे लेके गए शमशान घाट पे। वहाँ पे भी मैं और मेरा भाई रोए जा रहे हैं और हम लोग अपना अलग ही लड़ रहे हैं कि हमें कुरकुरे खाने हैं, चिप्स खाने हैं, दादी को बोल रहे हैं, नानी को बोल रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है वहाँ पर। फिर पापा मेरे भाई को लेके गए मेरी मम्मी की चिता को आग लगाने के लिए। मेरा भाई इतना छोटा था, उसे समझ नहीं आ रहा कि आग
लकड़ी की आग को पकड़ के करना क्या है, वहाँ लेटा कौन है, किसके साथ क्या होने वाला है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो गया, उसने आग लगा दी। कुछ टाइम के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि मम्मी घर पर नहीं है। तो हम बार-बार क्वेश्चन करने लग गए दादी से, पापा से। हमें लग रहा था कि मम्मी हॉस्पिटल गई हुई हैं क्योंकि वो हमेशा हॉस्पिटल में ही रहती थी काफ़ी टाइम तक। तो फिर इस तरह से हमने पापा को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। तो पापा के पास जवाब नहीं थे, तो पापा अलग ही प्रेशर में आ गए और वो उनकी भी तबीयत धीरे-धीरे खराब होने लग गई। तो जैसे मेरे पापा की तबीयत खराब हुई तो फिर मेरी दादी सपोर्ट करने के लिए आ गई वहाँ पर। तो लेकिन फिर पापा भी धीरे-धीरे बीमार हो गए थे, तो एक दिन पापा की भी डेथ हो गई और फिर पापा की डेथ हमें जब पता चला तब हमें समझ में आया कि एक टाइम होता है जब सब गायब हो जाते हैं। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी कि एक टाइम आता है, बीमार होते रहते हैं और फिर उसके बाद लोग गायब हो जाते हैं। फिर हमें लगा कि अभी सिर्फ़ दादी हैं और दादी हमारी क्या कहते हैं सिर्फ़ दुनिया है। तो हम दादी के ऊपर पूरा डिपेंड हो चुके थे। तो जब हम दादी के साथ रहने लग गए तो हमारी जो दादी थी वो काफ़ी मतलब बूढ़ी थी, तो वो उनकी मतलब वो हमें पाल नहीं सकती थी और 2 बच्चों को पालना उस टाइम पे बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो मेरी दादी को किसी ने बताया कि आप बच्चों को आश्रम में भी डाल सकते हो। पर मेरी दादी ना कहीं न कहीं डालना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि आश्रम में डालने से बच्चों के ऊपर से परिवार का हाथ ही बिल्कुल उठ जाएगा। उस तरह की मेरी दादी की सोच थी। लेकिन फिर दादी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि परिवार में कोई भी मेरा जितने भी क्या कहते हैं रिलेटिव्स थे, कोई भी सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं था उस टाइम पे। तो फिर मेरी दादी ने हमें आश्रम में डाल दिया। आश्रम में जब हमें डाला जा रहा था तब भी हमें बहुत चुनौतियाँ आई क्योंकि मैं और मेरे भाई रेडी ही नहीं थे कि हम अपनी दादी से दूर कहीं पे रहें। क्योंकि कहीं न कहीं मैं समझ जाती थी कि मैं मतलब रेडी हो जाती थी, पर मेरा भाई बहुत छोटा था, तो मेरा भाई हमेशा ज़िद करता था, दादी के पास जाना है, दादी के पास जाना है, रोता रहता था, भागने की धमकी देता था, भाग जाता था कभी-कभी, तो जैसे ही गेट खुलता था वैसे ही भाग जाता था। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी जब हमें आश्रम में भेजा गया था। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं कितनी छोटी थी उस चीज़ को समझने के लिए कि मैं किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे पेरेंट्स नहीं थे और मेरी दादी भी नहीं थी, तो मुझे बहुत ही अकेलापन फ़ील होता था। मेरा भाई तो बहुत ज़िद करता था क्योंकि वो मुझसे भी थोड़ा-सा छोटा था 1 साल, तो उसकी ज़िद और ज़्यादा थी और मेरे को लगता था कि अगर मैं ज़िद करूँगी तो मेरा भाई और कमज़ोर हो जाएगा। तो उसकी ज़िद को आगे रखना है तो मुझे मेरी ज़िद को दबाना पड़ता था कि मुझे नहीं रो के दिखाना, मुझे नहीं कमज़ोर बनना उसके सामने ताकि उसे बुरा ना फ़ील हो, कि उसको ऐसा ना लगे कि हाँ, उसी के साथ हो रहा है। उसको मैं चाहती थी कि वो स्ट्रॉन्ग बने, वो समझे कि जो हालात हमारे चल रहे हैं वो किस वज़ह से चल रहे हैं। तो धीरे-धीरे करके हम लोगों ने वो चीज़ समझ में आई हमें कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। कुछ टाइम बाद कुछ ऐसे हालात आए कि मेरा भाई जो था वो बहुत ज़्यादा ही मतलब अकेलापन फ़ील करता था, तो वो गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा करता था। जैसे कि चोरी करना, भाग जाना, किसी को मार देना क्योंकि बच्चे मेंटली स्टेबल नहीं थे उस टाइम पे। मतलब मैं खुद भी स्टेबल नहीं थी। मैं बहुत कम गलतियाँ करती थी क्योंकि शायद उसको देख के मैं समझदार जल्दी बन गई थी। तो मुझे लगता था कि मुझे गलतियाँ कम करनी है और उसकी गलतियों को सुधारना है। उसको थोड़ा सिखाना है कि तुझे कैसे रहना है, इस तरह से। तो जैसे आश्रम में और भी बच्चे साथ में रहते थे, तो मैं बहुत ही जल्दी सारे बच्चों की तरह उनके साथ मिलके रहने लग गई थी और मुझे समझ में आ गया था कि वो भी बच्चे मेरे ही जैसे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में, जो अकेली हूँ, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, जिसके साथ ये सब हुआ। और भी बच्चे हैं जिनके साथ सेम चीज़ें हुई हैं पर अलग-अलग तरीके से हुई है। तो इस तरह से मुझे थोड़ा-सा आसान हुआ और बच्चों के साथ रहने में और मुझे धीरे-धीरे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना ईज़ी हो गया था। मुझे पता ही नहीं चला किस तरह से समय बीतता चला गया मतलब आश्रम में रहते-रहते और मैं 18 साल की हो गई थी वहाँ पे। 18 साल के बाद हम आश्रम में नहीं रह सकते हैं, इस तरह का एक प्रोविज़न है गवर्नमेंट का। तो उस तरह से मुझे 18 साल के बाद आश्रम से बाहर निकलना पड़ा। तब मुझे थोड़ा-सा समझ में आया कि अब जो हालात थे वो पहले से जितना बिगड़े हुए थे, वो फिर से बिगड़ने वाले हैं, वैसे ही जैसे मैं पहले थी। मैं शायद जैसे पहले अनाथ हुई थी वैसी मैं वापस से अनाथ होने वाली थी। क्योंकि मैं जब आश्रम में रहती थी मेरे पास बहुत सारे बच्चे रहते थे आस-पास, बहुत सारे लोग थे जो मेरी बात सुन सकते हैं, मुझे हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे ही आश्रम से बाहर निकली वहाँ कोई नहीं था, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं था, कोई मुझे प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन बताने वाला नहीं था।
तो इस तरह से मुझे चैलेंज आए, क्योंकि जब मैं अगर बताऊँ, मैं इतनी छोटी थी कि 18 साल की बच्ची कैसी ही दिखती होगी अगर आप सोचो तो। और अगर वो जाके कहीं पे जॉब के लिए बोले या कहीं पे बोले कि मुझे रेंट पे आप अपने घर दे दो, कितना ही ईज़ी होगा आपके लिए कि आप उसको वो घर दे देंगे, उसके लिए सपोर्ट करेंगे उसको कि आप उसको जॉब पे रख लीजिए। पर ये सब बहुत डिफ़िकल्ट था। तो जिस तरह से मैं बाहर निकली, पहले तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे वो दुनिया देखने को मिलेगी, जिससे मुझे हमेशा छुपाया जा रहा था, वो दुनिया आज मुझे देखने को मिलने वाली है। मुझे इस तरह से खुशी हो रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी अलग दुनिया है कि मैं कभी अपने आप को उस दुनिया में ढाल ही नहीं पाऊँगी। क्योंकि जब मैं आश्रम में रहती थी, तो मुझे हर चीज़ मिलती थी, खाने को टाइम पे मिलता था, सारे कपड़े मिलते थे, बिजली, पानी सब कुछ मिलता था अपने को वहाँ पर। तो जब मैं बाहर आई, तब मुझे एक-एक चीज़ की वैल्यू समझ में आने लग गई धीरे-धीरे। उसी दौरान अगर मैं बात करूँ कि किस तरह से मैंने एक घर ढूँढा था खुद के रहने के लिए, एक्चुअली मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट नहीं थे, जो आईडी कार्ड्स होते हैं, आधार कार्ड वगैरह। तो मेरा आधार कार्ड पे क्या कहते हैं, मेरे एनजीओ का नाम लिखा था और उन्हीं का मोबाइल नंबर था। क्योंकि जब मैं बाहर निकली थी, तो मेरे पास कोई फ़ोन तो था नहीं और कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था जो मैं आधार कार्ड पे अपडेट कर सकती। तो जहाँ भी मैं अगर अप्लाई करूँ, बैंक अकाउंट में अप्लाई करूँ, पैन कार्ड में अप्लाई करूँ, तो वो तो सिर्फ़ उसी एड्रेस को ट्रेस करेंगे जो मेरे एनजीओ का था। तो वो बहुत ही बड़ी चुनौती थी मेरे लिए कि मैं किस तरह से इस चीज़ को करूँ। कोई समझाने वाला भी नहीं था कि आपको आधार कार्ड यहाँ जाके चेंज कराना चाहिए, इस तरह से अपने डॉक्यूमेंटेशन बनवाओ। तो वो मुझे बहुत बड़ा चैलेंज आया। तो जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, तब वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन कराना था। तो वहाँ पे भी बैंक अकाउंट ओपन कराने में भी बहुत इश्यूज़ आए। तो इस तरह से जॉब जॉब पे भी लोगों को मतलब सिक्योर फ़ील नहीं होता था मुझे रखने पे कि हाँ, इसके पास ये नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होगी, शायद भाग कर आई है। एक लड़की होना भी एक अलग तरह का चुनौती होती है कि लड़कियों पे लोग अलग तरीके से बात करते हैं कि भाग कर आई होगी, कुछ गलत हुआ होगा, कुछ ना कुछ गलत असम्पशन बना लेते हैं एक नारी को लेके लोग। तो उस तरह से चैलेंज भी मुझे फ़ेस करने पड़े जब मैं जॉब के लिए ढूँढ रही थी। सो धीरे-धीरे सब कुछ अच्छा चलने लग गया था। मुझे भी सोसाइटी की चीज़ें समझ में आने लग गई थी। मुझे सब मतलब एक्सेप्टेंस समझ में आने लग गई थी। तभी मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा इस पूरे मूवमेंट में मेरा भाई मेरे साथ है, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास मेरा परिवार जो है वो सिर्फ़ मेरा भाई है। तो मैं चाहती थी कि मेरे जो सपने हैं और मेरे भाई के जो सपने हैं, हम दोनों मिलके उसे पूरा करें, एक घर बनाएँ, एक अच्छी से आगे अपनी इस लाइफ़ को लेकर जाएँ। मुझे आज भी वो दिन याद है, जनवरी का वो दिन था, 13 जनवरी की बात है जब सब लोग लोहरी बनाते हैं। उसी से 1 रात पहले की बात है कि जब मैं और मेरा भाई काफ़ी मतलब एक्साइटेड थे कि हम लोहरी मनाने वाले हैं। हमने सब कुछ सामान भी लाके रख दिया था, मतलब सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। अगर मैं आपको बताऊँ, उसी दिन मेरे भाई ने एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी खिंचवाई थी अपनी, क्योंकि उसको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना था। क्योंकि जिस जगह पे वो नौकरी कर रहा था, वो लोग शायद उसको अगले साल ही एक अपॉर्च्युनिटी देने वाले थे दुबई जाने के लिए। तो उसके लिए उसने वो पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी खिंचवाई थी और अप्लाई भी किया था पासपोर्ट के लिए। तो इस तरह से चीज़ें अच्छी चल रही थी। मुझे भी लग रहा था लाइफ़ बहुत अच्छी चलने वाली है, लेकिन उसके अगले दिन अगर मैं आपको बताऊँ कि क्या हुआ, मैं ऑफ़िस गई हुई थी और सडनली क्या होता है, मेरे ऑफ़िस में फ़ोन सबमिट होता है, तो मैं फ़ोन उठा नहीं सकती। तो लंच में मैंने फ़ोन उठाया था, जब फ़ोन उठाया तो मैंने देखा मेरे पास 21 मिस्ड कॉल थी। तो मैंने 21 मिस्ड कॉल देख के मैं बहुत चौंक गई कि इतने सारे लोगों ने मुझे क्यों मिस कॉल किया है। तो मैंने फटाफट कॉल मिलाना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, सडनली, कि सीढ़ियों से गिर गया मेरा भाई। तो मुझे तब भी मुझे इतनी हैरानी नहीं हुई, मुझे लगा सीढ़ियों से गिरा होगा, पैर में चोट लग गई होगी ज़रा-सी, और क्या हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं फटाफट भागी, ऑटो लिया, फटाफट गई, पर मैंने देखा किसी ने भी मेरे भाई को उठा के हॉस्पिटल तक नहीं लेके गए, वो मेरा भाई वहीं पड़ा हुआ था। और मेरा भाई अगर मैं बताऊँ तो 70 किलो का था वो, और मैं कम से कम मतलब 40-50 किलो की होंगी। और पता नहीं वहाँ उस समय मुझे कैसे जान आई कि मैंने खुद अपने भाई को उठाया, उसे ऑटो में बिठाया, और वो बिल्कुल बेहोश था। मुझे ज़रा-सा भी नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है कि एकदम से मुझे शॉक मिलने वाला है। तो फिर मैं फटाफट लेके अपने भाई को ऑटो में लेके एम्स चली गई, इमरजेंसी में गई। वहाँ स्ट्रेचर नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे कोविड आने वाला था, तो सब जगह बहुत ही भीड़-भाड़ थी, तो स्ट्रेचर्स अवेलेबल नहीं थे। एक आंटी से स्ट्रेचर फटाफट भाग के लेकर आई मैं, और फिर उसको बिठाया और लेके गई। तब भी मुझे एकदम मतलब महसूस नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि एकदम से मेरा भाई जा भी सकता है मेरे को छोड़ के।
तो वहाँ सब डॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं ये मेडिसिन लेके आओ, ये लेकर आओ। मैं फटाफट भाग रही हूँ, कुछ लेके आ रही हूँ, कहीं जा रही हूँ और सडनली डॉक्टर ने बोला कि हम बचा नहीं सके। अगर आप 1 घंटे पहले आते, तो हम बचा लेते। मुझे इतना बुरा लगा कि काश मैं उस दिन ऑफ़िस ही नहीं जाती। काश मैं उस दिन उस घर पे ही रुक जाती। काश मैं उस दिन अपने भाई को एक बार और देख लेती। शायद कुछ बोलना होता, कुछ समझना होता तो मैं शायद उसे बोल देती उस सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो इस तरह से जो चीज़ें मेरे साथ हुई, एक मेरे भाई को खो देना, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्दनाक था। क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने माँ-बाप को खो चुकी थी बचपन में, फिर उसके बाद आश्रम को खो चुकी थी जब मैं 18 साल की हुई। फिर उसके बाद भाई को खो देना, ये चीज़ें मुझे बार-बार यही दिखा रही थी कि मुझे अकेले ही जीना है, मुझे अकेले जीना ही पड़ेगा। मुझे खुद से सीखना पड़ेगा कि मैं अकेले कैसे जी सकती हूँ। क्योंकि मैंने कुछ सपने देखे थे, कुछ चीज़ें थी जो मेरे भाई से जुड़ी हुई थी। अगर मेरे भाई के जाने के बाद किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ मेरे को छोड़ के, क्योंकि मैं उसके साथ रोज़ सुबह चाय पीती थी। हम लोग हर चीज़ें शेयर करते थे कि वो आगे लाइफ़ में क्या करेगा, वो मुझे कैसे आगे बढ़ाएगा अपनी ज़िंदगी में। मैं अगर बताऊँ तो मेरे कुछ ज़्यादा बड़े सपने नहीं थे, पर मेरे भाई के बहुत बड़े सपने थे। तो मुझे लगता था कि मैं किसी भी तरह से बस अपने भाई के सपनों को पूरा कर सकूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अब उसके सपने पूरे रह गए, अधूरे रह गए, तो मैं शायद कुछ ऐसा करूँगी जिससे मैं अपने भाई के सपने पूरे कर सकूँ। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में एक छोटी-सी उम्मीद फिर से जगी, जब मुझे पता चला गिरीश के बारे में। तो गिरीश वो इंसान है जिसने जयपुर में एक संस्था खोली थी, जो हमारे ही जैसे बच्चों के लिए काम कर रहा है। जैसे कि मैं जिस तरह से आश्रम में रही, जिस तरह से मेरी ज़िंदगी चली, उसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं इस दुनिया में जो मेरी ही तरह लाइफ़ को जीते हैं। और गिरीश उन्हीं बच्चों के लिए काम कर रहा है कि जब वो बच्चे 18 साल के बाद बाहर निकल जाते हैं, तो उन्हें किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से मैंने भी किया। तो उस तरह से मुझे एक उम्मीद मिली कि मैं भी गिरीश के साथ जुड़ के उसको इस क्या कहते हैं सफ़र में साथ दे सकती हूँ और हम दोनों मिल के इस तरह से उन बच्चों को एक नई राह दिखा सकते हैं और उनके सपने पूरे कर सकते हैं। मुझे इसमें ये था कि अगर मैं किसी एक भी बच्चे का सपना पूरा करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने भाई का सपना पूरा कर रही हूँ। और मैं हर तरीके से हर बच्चे में अपने भाई को ढूँढती हूँ और उन बच्चों को अपना परिवार समझती हूँ, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं सब मेरे भाई-बहन जैसे ही हैं। क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने भी अपने परिवारों को खोया है, वो भी आज अकेले हैं, किसी तरह अपनी लाइफ़ को स्ट्रगल करे जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और उन बच्चों को और सपोर्ट कर सकूँ इस चीज़ के लिए। सो मेरी ज़िंदगी में जब बदलाव आया, जब मैं क्लिक के साथ जुड़ी, सो बेसिकली जो क्लिक है, वो उन बच्चों को सपोर्ट कर रहा है जब बच्चे आश्रम से निकल जाते हैं 18 साल की उम्र के बाद, जैसे कि मैं निकली थी। तो जब मैं निकली थी, जैसे मैंने आपको बताया मुझे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो इसी तरह मेरी तरह और भी बच्चे हैं जो सेम उसी चुनौतियों का सामना हर दिन करते हैं। तो जिस तरह से राजस्थान में जब क्लिक ने कदम रखा, तो राजस्थान के बच्चों को थोड़ी-सी उम्मीद जगी कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने आप को अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो इसी तरह क्लिक ने क्या किया कि जैसे हमने सबसे पहले एक डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की इन बच्चों की, क्योंकि हमने जब देखा कि सरकार के पास भी वो डेटा नहीं है और किसी के पास भी ये डेटा नहीं है इन बच्चों का, ना ये बच्चे आपके वोटर बैंक में काउंट होते हैं, ना ये बच्चे आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशंस में काउंट होते हैं, क्योंकि इन बच्चों के पास डॉक्यूमेंटेशंस होते ही नहीं हैं। तो हमारा सबसे पहले मकसद हुआ कि हम पहले इन बच्चों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आएँ, हम इनका डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करें, जिसमें हमने बहुत सारे हर्डल्स को मतलब फ़ेस किया था कि जिस तरह से हमें उनका डेटा मिलना स्टार्ट हुआ कि हमने एक बच्चे से उसके संस्था के 5 बच्चों के नाम पूछे, फिर उन 5 बच्चों से उनके 10 बच्चों के नाम पूछे। इस तरह से हमने अपना डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। डेटा जब हम कलेक्ट कर रहे थे, तब हमें समझ में आया कि प्रॉब्लम सबकी सेम ही है, लेकिन हर बच्चा अपनी प्रॉब्लम को दबा के और कुछ छोटी-मोटी नौकरी करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बताऊँ, बच्चा अगर 12वीं पास भी है, तो भी वो सोच रहा है कि वो गार्ड की ही नौकरी करे।
अगर वो औरत है तो वो सोच रही है कि वो सिर्फ बाई की नौकरी करे। तो इस तरह से हमने चीज़ें फेस की थी जब हमने स्टार्टिंग में बच्चों से बात करना स्टार्ट किया था। तो इन जैसे जो बच्चे होते हैं इन्हें मेंटली क्या कहते हैं ट्रॉमा भी बहुत ज़्यादा होता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, क्योंकि जब आश्रम उन्हें छोड़ देता है तो उनका ट्रस्ट बिल्कुल ब्रेक हो जाता है कि जब आश्रम ने ही छोड़ दिया तो अब इस दुनिया में और कौन है जो हमें अपना सकता है। तो इस तरह से ये बच्चे बिल्कुल ही अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग ही समझने लग जाते हैं और ना ही सोसाइटी को एक्सेप्ट करते किसी भी तरीके से। तो हम लोगों ने क्या किया, एक हेल्पलाइन नंबर बनाया इन बच्चों के लिए और उनको संस्था में जाके हमने अपने पोस्टर्स पेस्ट किए और वहाँ पे हमने अपना हेल्पलाइन नंबर लगाया। उस हेल्पलाइन नंबर से अगर मैं बताऊँ कि हम लोग एक सीआरएम सिस्टम फॉलो करते हैं, जिससे अभी तक हमारे पास 3000 बच्चों की क्या कहते हैं कॉल्स आ चुके हैं, जिनको जब भी ज़रूरत पड़ती है वो हमें कॉल करते हैं उसी नंबर पे। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से मेरी जर्नी में यूनिसेफ का सबसे बड़ा हाथ था, बहुत अहम रोल था कि उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि कैसे मैं एक सक्षम नारी बन सकती हूँ। यूनिसेफ का जो प्रोग्राम है युवा, उसी के तौर पे मैंने सीखा कि किस तरह से मैं अपनी ये नारी का सफ़र आगे तय कर सकती हूँ। और जोश टॉक तो है ही जिसने मुझे ये मंच दिया है कि जहाँ पे मैं अपनी कहानी सुना पा रही हूँ, लाखों लोगों तक अपनी आवाज़ बता पा रही हूँ। और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ जोश टॉक को कि उन्होंने मेरी इस आम कहानी को इतनी बड़ी कहानी बना दिया।